गाइज लास्ट 2 सालों से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसी वजह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इसको यहाँ काफ़ी ब्रीफ में हम स्टडी करेंगे एफसीआरए के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को। रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन को सरकार ने उनके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया था, राइट, जिसमें आपके जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं और आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ऐसे एनजीओज भी शामिल है। तो हम इसको यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे कि क्या है ये एफसीआरए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है कोई भी एनजीओ या इवन इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री से जो भी कंट्रीब्यूशन लेता है, राइट, उसे हम कहेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब इसकी क्या कोई लिमिट होती है? फर्स्ट थिंग इज कि क्या इसकी कोई लिमिट होगी? यस, डेफिनेटली यस। इसकी लिमिट पहले रखी गई थी 25,000 कि अगर आप 25,000 से ज़्यादा का फॉरेन डोनेशन ले रहे हो तो वो एफसीआरए के अंडर आएगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि इस सम को वो चेंज कर सके, राइट, इस सम को वो चेंज कर सके। तो 2018 में बाय अ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इसको 1 लाख रुपया ये लिमिट लगा दी थी। याद रखना, FCRA is now applicable on all the donations that you receive from abroad up to the value of 1 lakh rupees। और ये 1 लाख की लिमिट कौन जारी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। FCRA को इम्प्लीमेंट करने की किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने वाला FCRA एक अकेला एक्ट है? नहीं, देयर इज फेमा ऑल्सो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। एंड फेमा 1999, तो ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एफसीआरए इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देयर आर टू different legislations. Under one of these two, you have to get mandatory clearance, mandatory license if you want to get any foreign donations. This is the concept। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि लास्ट ईयर भी प्री में एक क्वेश्चन आया था कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कौन सी मिनिस्ट्री के पास है। तो अब एफसीआरए के कुछ प्रोविजंस को देखते हैं। लास्ट ईयर क्योंकि इसमें अमेंडमेंट लाया गया, जो एफसीआरए 2010 है, पहले ये 1976 में लाया गया, 2010 में एक नया एक्ट लाया गया एफसीआरए 2010, और लास्ट ईयर इसमें अमेंडमेंट किया गया। क्या ये अमेंडमेंट्स है? इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे देखेंगे, राइट। देखो, इमरजेंसी 1976 के टाइम पे ये सबसे पहले लाया गया, राइट, और उसके बाद इसे अमेंडमेंट के थ्रू 2010 में इसे रिप्लेस कर दिया गया एक नए एफसीआरए एक्ट के तहत, राइट। तो जो अब ये अमेंडेड लॉ है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनी पर्सन और एनी एनजीओ who is seeking to receive any foreign donations, he must get registered under this act or under FEMA। नंबर 2, to open a bank account, अगर आपको फॉरेन से कहीं से भी कोई भी अपना डोनेशन लेना है तो आपको वो डोनेशन सिर्फ एक बैंक की सिर्फ एक ब्रांच में अपना अकाउंट में डालने पड़ेंगे, राइट। ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी न्यू दिल्ली ब्रांच है। सिर्फ उस ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा, सिर्फ वहां पे आप रिसीव कर सकते हैं। सो इसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज लिविंग इन, if there is an NGO of Kerala, that NGO has to come to Delhi and get their account registered here at Delhi branch of State Bank of India, उसके बाद ही वो रिसीव कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट, इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया? टू यूटिलाइज दोज फंड्स ओनली फॉर दैट पर्पज जिसके लिए वो दिए गए हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, सिर्फ उस पर्पज के लिए आपको उसे यूटिलाइज करना होगा जिस पर्पज के लिए आपने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिए है, राइट। और इस पे गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से बार बार इंक्वायरी भी कंडक्ट करवाती है कि क्या फॉरेन एनजीओज, क्या ये एनजीओज फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होंगे, हर साल रिटर्न फाइल करने होंगे, जिसमें इन्हें बताना होगा कि इन्होंने कैसे वो फंड्स का यूज किया। और किन्हीं भी दो एनजीओज के बीच फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जो फंड है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। मतलब एक एनजीओ ने रिसीव किया और उन्होंने दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं अलाउड है अब, राइट। और एक्ट के
इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो मीडिया पर्सनल है, न्यूज़पेपर है, इन्हें तो बैन किया ही था, लेकिन 2020 में इसमें 2 कैटेगरीज और डाली गई कि कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस प्लस जर्नलिस्ट प्लस और आपके जो पब्लिक सर्वेंट है, ये 3 कैटेगरीज इसमें और डाली गई कि ये लोग भी अब फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं ले पाएंगे, इन्हें प्रोहिबिटेड है। कौन प्रोहिबिटेड है? मीडिया, जर्नलिस्ट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कैंडिडेट्स who are contesting elections just to decrease the foreign influence in Indian politics। और ये FCRA रजिस्ट्रेशन ग्रांट कैसे होती है? आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किसी भी एनजीओ को, और उन्हें ये भी उसमें लिखना पड़ेगा कि एक उस एप्लीकेशन में ये बात डालनी पड़ेगी कि आप क्यों फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हो। एप्लीकेशन की जो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन है वो फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, मतलब बेनामी नहीं होनी चाहिए, और उस एप्लीकेशन का जो एप्लीकेंट है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हुआ होना चाहिए रिसेंट पास्ट में जो कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन करता हो, राइट, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलीजियस फेथ किसी भी आदमी के, मतलब जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी इसमें एक और बात है कि अगर आप कम्युनल टेंशन या फिर डिसहार्मनी क्रिएट करने में आपका कोई रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिलता है रिसेंट पास्ट का, तो आपको वो लाइसेंस ग्रांट नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, मिनिस्ट्री को नॉर्मली यूजुअली 90 डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। अदरवाइज मिनिस्ट्री को, अगर ज्यादा टाइम मिनिस्ट्री लेती है तो उस केस में एप्लीकेंट को मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा कि क्यों एनजीओ के इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने में मिनिस्ट्री इतना टाइम ले रही है। रीजंस हैव टू बी कन्वेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इज दिस ए प्रोविजन? यस, देयर इज आल्सो ए मैंडेट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज वेल। और अप्रूवल की ड्यूरेशन क्या होगी? मान लो अगर आपको क्लियरेंस मिल गया तो 5 साल के लिए आपका वो क्लियरेंस मिलेगा। अगेन याद रखना, इसको गवर्नमेंट कभी भी रिव्यू कर सकती है, कभी भी इस क्लियरेंस को रिजेक्ट कर सकती है। मान लीजिए आपके 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद एनजीओ को अगर उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना है तो 6 महीने के अंदर आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और फिर से जब रिन्यूअल हो रहा होगा फिर से फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स है वो कंडक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस करेगी, राइट। तो 5 साल की इसकी मैक्सिमम लिमिट है और 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ है, जैसे ऑक्सफैम इंडिया हो गया, राइट, मेडिकल एसोसिएशन हो गया, इनके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लाइसेंसेज है इनको रद्द कर दिया है, उनको रिन्यू ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, राइट। तो अगर एनजीओ 6 महीने के अंदर रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करता है तो उसके पूरे एफसीआरए लाइसेंस को एक्सपायर घोषित किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और अप्रूवल ग्रांट करने के बेसिस क्या है कि कौन से ग्राउंड्स हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किए जा सकते हैं कि अगर इंक्वायरी में ये बात पता चले कि जो एप्लीकेंट है उसने टर्म और कंडीशन को वायलेट किया है, वो टर्म्स और कंडीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले जारी कर रखी है। क्या वो टर्म्स और कंडीशंस हैं? जैसे कोई भी वो एप्लीकेंट किसी भी कम्युनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट, डिसहार्मनी क्रिएट करने में वो लगा नहीं होना चाहिए, रिलीजियस कन्वर्जन में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, बेनामी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। ये कुछ इसकी ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्ड देखेगी, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि जो फाइनेंसेस हैं उसका मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब यहाँ मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि आपको जो भी पैसा मिला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में, या तो आपने किसी दूसरे एनजीओ को वो ट्रांसफर कर दिया। अगेन यहाँ एक लिमिट है, पहले आप जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन थे उसका 50% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज कर सकते थे,
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज मतलब जैसे एनजीओ है उसके भी कई लोग होंगे, वो भी किसी को पे कर रही होगी। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाला एनजीओ है तो उसके जो ऑफिसर्स हैं उसको वो पे भी करते होंगे, टीचर्स को पे भी करते होंगे। इसके तहत लिमिट रखी गई कि ऐसा जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल इन्वेस्टमेंट आप जो करते हैं, राइट, जो जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए अपना जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोविजन पहले था 2010 में, अब इसे अमेंड करके 20% कर दिया गया है, राइट। सो ये भी आपको बात याद रखनी है। एंड ये कुछ इसके ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कहीं पे अपीयर हो सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी कैंसल्ड इन हाई कोर्ट। अगेन हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो कि गवर्नमेंट का ये ऑर्डर कैसे आया, हमारा ये एफसीआरए लाइसेंस चैलेंज कैसे हो गया, मतलब खत्म कैसे हो गया, आगे वगैरह वगैरह। So these are some important facets of this FCRA Act. अगर इसमें कुछ और रह गया हो, राइट, तो कमेंट में बताइएगा इसका कोई और इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज इसमें फुल कवरेज मिली है। ये बढ़िया है या बढ़िया नहीं है ये भी हमने साथ साथ में डिस्कस किया कि क्या क्या इसकी समस्या हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर डिस्टेंट एनजीओ है, साउथ इंडिया में है, उसे पहले दिल्ली आना पड़ेगा, वहाँ पे उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना अपना अकाउंट वहाँ पे खोलना पड़ेगा। गवर्नमेंट का चेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एनजीओज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब देयर इज a huge restriction on NGOs to perform their activities because they also need employees, they also need staff, and now they cannot invest so much in recruiting new staff. तो उनके जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। So these are some of the criticism. Again, when you are reading the criticism, you also must be sure about what are the benefits. और बेनिफिट्स क्या होंगे, वही सारी बातें जो गवर्नमेंट ने इसके फेवर में कही होंगी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं विच आर गेटिंग फॉरेन फंडिंग जस्ट टू हॉल्ट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल इंडिया ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन वेस्टर्न घाट, but there are many NGOs like Greenpeace. Again and again they come up, they conduct protests etc and etc and they are halting the development process there. इस वजह से भी ये लाया गया। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स आपको इसका पता होना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। आई होप वी हैव कवर्ड इट वेल एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।